अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात दोहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। आज हम इंशाअल्लाह उर्दू निसाब से हिस्सा नज़म में सेहने चमन की सैर, जो कि आदिल नागपुरी की लिखी एक मसनवी है, देखेंगे। शायर के नाम पर तवज्जो देना है आपने, आदिल नागपुरी, नागपुर से ताल्लुक़ है शायर का। तो आइए आज हम सफ़ा नंबर 75 पर निसाबी किताब के चलते हैं। सेहने चमन की सैर, हम सबसे पहले पहली बात देखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, पहली बात में मसनवी उर्दू शायरी की एक अहम सिनफ़ है, जिसमें मुसलसल अशार के ज़रिए किसी वाक़े या मंज़र वग़ैरह की तस्वीर कुशी की जाती है। हम यूँ भी कह सकते हैं मसनवी दरअसल मंजूम दास्तान होती है। मंजूम दास्तान यानी कि दास्तान को नज़म के तरीक़े से जो पेश किया जाता है। तो यहाँ जो बात बताई गई है वो समझने वाली है। वो ये है कि मसनवी दरअसल उर्दू शायरी की एक अहम सिनफ़ है, जिसमें ख़ास तौर पर अशार जो है तसलसल के साथ पेश किए जाते हैं और इन अशार में कोई वाक़या या कोई मंज़र कुशी की जाती है, यानी तस्वीर कुशी की जाती है, तस्वीर बनाई जाती है। जब अशार तसलसल के साथ हमारी आँखों के सामने से गुज़रते हैं तो यूँ लगता है गोया वो तस्वीरें हमारी आँखों के सामने मौजूद है। दूसरी बात, मसनवी के अशार हम ख़ाफ़िया होते हैं। हम ख़ाफ़िया यानी कि एक जैसे ख़ाफ़िया रखने वाले, जिस तरह से गज़ल में होते हैं। तो यहाँ पर मसनवी का हर शेर हम ख़ाफ़िया होता है। हर शेर में मुख्तलिफ़ ख़ाफ़ियों की वजह से इस नज़म में तवील क़स्से को बआसानी बयान किया जाता है या जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हर शेर का अपना ख़ाफ़िया है। गज़ल में एक ही ख़ाफ़िया होता है, लेकिन यहाँ मसनवी में जो है हर शेर का अपना ख़ाफ़िया होता है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ ख़ाफ़ियों की वजह से बहुत सारे क़िस्सों को, तवील क़िस्सों को आसानी के साथ यहाँ पेश किया जा सकता है। दूसरी जो बात बताई गई, आपको ये मसनवी की तारीफ़ याद रखनी है। इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से हो सकता है आपको कभी ये 1 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछा जाए। तो उसमें यहाँ पर देखिए, मसनवी में अजीब व गरीब क़िस्से, कौन से वाक़यात या किस तरह की नोयत के अशार इसमें पेश किए जाते हैं। तो सुनना ये है कि मसनवी में अजीब व गरीब क़िस्से, इश्क व मोहब्बत की कहानियाँ, जंग, मुहिम जुई के हालात वग़ैरह बयान किए जाते हैं। मसनवी सिनफ़ी अदब की एक सिनफ़ है या उर्दू शायरी की एक सिनफ़ है। तो इसमें जो है क़िस्से बयान किए जाते हैं वो अजीब व गरीब होते। क्यों होते? क्योंकि ये आम तौर पर माफ़ुक़ुल फ़ितरत अनासिर पर मुनहसर होते हैं। माफ़ुक़ुल फ़ितरत अनासिर यानी कि वो अनासिर जिसे अक़ल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती, या बहुत ही मुश्किल से ऐसे अनासिर पर हमारी अक़ल यकीन करती है, जैसे कि परियां हैं, देव है, जिन भूत वग़ैरह। ये जो अनासिर होते हैं ये है हकीकत में, लेकिन हमारी आँखों से ये गैर मरई होने की वजह से ओझल है, जिसकी वजह से हम इन पर यकीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे ही क़िस्से, इन्हीं की दास्तानें, इन्हीं के वाक़ियात मसनवी में अमूमन पेश किए जाते हैं। दूसरी चीज़, इश्क और मोहब्बत की अजीब तरह की दास्तानें, ऐसे इश्क और मोहब्बत की दास्तानें जो बिल्कुल अनहोनी हो, ऐसी इश्क को ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि एक इंसान का परी से मोहब्बत करना या परी का इंसान पर आशिक हो जाना। ऐसी दास्तानें बहुत ही मुश्किल समझ आती है। उसके साथ साथ जंग के मनाजिर भी होते हैं, मुहिम जुई के हालात भी बयान किए जाते हैं। आए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी मसनवियों में फ़ितरत की खूबसूरती को भी तरह तरह से बयान किया गया है। फ़ितरत की खूबसूरती से मुराद कुदरती जो नज़ारे हैं, यानी दरिया, सहरा, पहाड़, नदी, जंगल, चमन, बाग, चरिंद परिंद वग़ैरह वग़ैरह, ये फ़ितरत के जो खूबसूरत अनासिर है जिसमें हुस्न जमाल पाया जाता है। तो ऐसे अनासिर को भी बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता है। शोरा ने ख़ास तौर पर बागात की रंगारंगी को अशार में इस तरह पेश किया कि दरख्तों, फूलों, नहरों और रविशों की तस्वीरें सामने आ जाती है। रविश जिसको हम क्यारी कहते हैं, क्यारी होती है ना, क्यारियाँ बना करके पौधे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर शोरा हजरात ने जब कभी किसी चमन की वजाहत की है अशार के ज़रिए अपनी मसनवी में, तो ऐसी खूबसूरती के साथ की है गोया हमारी आँखों के सामने वो चमन और चमन का ज़र्रा ज़र्रा हमारी आँखों के सामने आ जाता है। हम बाग में चलने वाली हवाओं को और फूलों की महक को महसूस करने लगते हैं। जब हम शायरी
ये जो मसनवी होती है, कोई भी मसनवी हो, अगर चमन का ज़िक्र है, बाग का ज़िक्र है, गुलिस्तान का ज़िक्र है, तो फिर हम पढ़ते पढ़ते ऐसे महू हो जाते हैं गोया हम उसी गुलिस्तान में मौजूद है या हम उसी चमन में सैर कर रहे हैं, क्योंकि शायर ऐसी खूबसूरती के साथ अशार की तकमील करता है, ऐसी खूबसूरत अंदाज में अशार की वजाहत करता है कि हमें हवाएं महसूस होने लगती है, हवाओं के झोंके महसूस होने लगते हैं। ना सिर्फ हवाओं के झोंकों का एहसास होता है बल्कि हमें महक का भी एहसास होने लगता है। फूलों के रंग हमें दिखाई पड़ते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट, परिंदों की चहचहाहट हमें सुनाई देती है, फूलों की महक हमें महसूस होने लगती है। ये सिर्फ अशार की खूबसूरती और उनके कमाल शायरी का फ़न होता है। आगे हम देखें, ज़ैल के अशार में बाग की जो मंजर निगारी की गई है वो गुल व लाला, नसीम व शमीम और परिंदों की चहकार से भरी हुई है। अब जो हमने नज़म पढ़नी है, हमने मसनवी पढ़नी है, सहने चमन की सैर, तो इसमें जो अशार पेश किए गए हैं उसमें ख़ास तौर पर गुल व लाला फूल के नाम है, नसीम व शमीम ये हवाओं के नाम हैं, और उसी तरह से चरिंद परिंद की जो चहकार है ये सब हमें सुनाई पड़ती है, महसूस होने लगती है। चले हम आगे बढ़ते हैं, आदिल नागपुरी के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लें। आदिल नागपुरी का असल नाम सैयद अब्दुल अली था। वो 1823 में नागपुर में पैदा हुए। दीनियात की इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर ही में हासिल की। आला तालीम के लिए उन्होंने अपने ज़माने के बड़े आलिमों के आगे ज़ानुए अदब तय किया। ज़ानुए अदब तय करना यानी बड़े बड़े आलिमों से उन्होंने आला तालीम हासिल की, उनके सामने बैठ कर के तालीम हासिल की। आदिल राघोजी राजे सुवम के इंतज़ामिया में मुलाजिम भी रहे। उन्होंने 1854 में वफ़ात पाई। फ़ारसी में भी आदिल की कई किताबें छपी हुई है और दर्ज-ए-ज़ैल मसनवी उनके कुलियात से ली गई है। अब एक और बात हमको यहाँ समझने की है, रघोजी राजे सुवम के बारे में बताया जाता है, यह ख़यास है कि ये नागपुर के राजा थे, यहाँ के राजा थे, और यहाँ पर चांद सुल्तान का जब इंतकाल हो गया, नागपुर में पहले चांद सुल्तान राजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, उनका जब इंतकाल हो गया तो उनकी जो बेवा रानी थी, तो उनके ज़माने में दुश्मनों ने उनकी हुकूमत पर हमला कर दिया था। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्होंने मराठों से मदद मांगी थी और फिर उस वक्त सरदार रघोजी राव भोसले ने उनकी मदद की थी, जिसके बाद रानी महफूज रही। न सिर्फ रानी बल्कि उनकी हुकूमत भी महफूज रही, और रानी इस बात से खुश होकर रघोजी राजे जो थे, रघोजी राव भोसले, इन्हें क्या किया, उन्होंने अपना तीसरा बेटा बना लिया। उनको तो 2 बेटे थे ही, अब इन्हें तीसरा बेटा तस्लीम कर लिया। ना सिर्फ तीसरा बेटा तस्लीम किया बल्कि हुकूमत के 3 हिस्से करके उन्होंने हर बेटे को अलग अलग हिस्सा दे दिया, जिसमें रघोजी भोसले के हिस्से में नागपुर का इलाका आया था, इसलिए इनको नागपुर के राजा के नाम से ही जाना जाता है। अब चूँकि ये जो हमारे शायर हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि शायर के बारे में आपको याद रखना है, उनके नाम पर तवज्जो देनी है, आदिल नागपुरी, तो शायर का ताल्लुक़ भी नागपुर से है। और रघोजी राव भोसले जो राजा गुजरे हैं सुवम, ये हैं, यहाँ पे अलग अलग राजा गुजरे हैं, रघोजी भोसले सुवम हैं या रघोजी दुवम हैं और जानूजी भोसले वगैरह है। तो ये रघोजी सुवम जो थे, इनका ताल्लुक़ भी नागपुर से था। वो इसलिए था कि रानी ने उनको नागपुर का इलाका दे दिया था हुकूमत के लिए, खुश होकर के। तो यहाँ आदिल भी इन्हीं के इंतज़ामिया में मुलाजिम रह चुके थे और उनके दरबार को उन्होंने अपनी आँखों से भी देखा था। किसके? रघोजी राव भोसले साहब के। रघोजी राव भोसले जो है राजा थे, उनके दरबार में इन्होंने मुलाजमत की थी। उनके दरबार को, उनके निज़ाम हुकूमत को उन्होंने, उनकी हुकूमती सलाहियतों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, परखा था, इसीलिए वो उनकी तारीफ़ करते हैं और उन्हीं के बारे में वो कहते भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आदिल साहब से तो मुलाकात कर ही चुके, तो आइए अब हम एक मर्तबा मसनवी को भी देख लेते हैं। ख्याल आया एक रोज़ सहने चमन का, ख्याल आया एक रोज़ सहने चमन का, हुआ मैल दिल दीदे सरू वो समन का।
کہا دل نے اب تا کجا بند رہیے، کہا دل نے اب تا کجا بند رہیے، کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہیے۔ گریبان خاطر نہ صد پارہ کیجیے، گریبان خاطر نہ صد پارہ کیجیے، بہار گل و لالا نظارہ کیجیے۔ نسیم سحر عطر بیض چمن ہے، نسیم سحر عطر بیض چمن ہے، ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے۔ تراوت دل ہے فصل بہاراں، تراوت دہ دل ہے فصل بہاراں، ہوا لطف بخشندہ جان یارا۔ گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، رویش عکس سبزہ ہے جو نقش مینا۔ سفیر انادل ملالت ربا ہے، سفیر انادل ملالت ربا ہے، خیاباں میں مستانہ پھرتی صبا ہے۔ ہوئے ختم تقریر جب دل کی یکسر، ہوئی ختم تقریر جب دل کی یکسر، خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر، کہ اے بے خبر ابلہ و سخت ناداں، کہ اے بے خبر ابلہ و سخت ناداں، کبھی دل کی تقریر سے ہو نہ شاداں۔ حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے، حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے، ولی اس کو جو اہل برگ و نوا ہے۔ یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو، یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو، نہ ہر مفلس بندے دامے انا کو۔ اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن، اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن، ہے مطلوب سماعِ صفیر نوازن۔ ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا، ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا، کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا۔ جسے دیکھ پیرے فلک با خد خم، جسے دیکھ پیرے فلک با خد خم، ادب سے کھڑا بحر مجرا دمادم۔ تو چلیے بچوں، آپ نے اس مثنوی کے مشکل الفاظ جو آپ کے لیے مشکل ہے اس کو لغت کی مدد سے تحریر کر کے رکھنا ہے معنوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے لیکچر میں اس کی وضاحت کریں گے، اس مثنوی کو مفصل انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تب تک کے لیے مثنوی کو اچھی طرح سے ایک مرتبہ پڑھیے گا۔ چلیے اللہ حافظ۔